युवाओं की मांगे पूरी करो। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जागरूकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि कल हमारे जो साथी को जिस प्रकार दिल्ली में षड्यंत्र कर सरकार ने बंदे जिस प्रकार से मैं चला उसकी मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। और आप सभी उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जिसके आह्वान पर यहाँ भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, साथ ही साथ आज जो ये कार्यक्रम जो ये आंदोलन होने जा रहा है उसकी एक रूपरेखा उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बनाई हुई है। साथ ही साथ हम लोग आपके बीच में कहना आए हैं और कहना चाहते हैं जो राज्य स्तर की जो डिमांडें हैं और जो आंदोलन है उसके साथ साथ दिल्ली में होने वाली जो लाठीचार्ज है, दिल्ली में होने वाला जो हमला है उससे हम लोग अछूत नहीं रह सकते हैं। हम लोग उसको देखते हुए यह कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से 5 छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसको और शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। साथ ही साथ इस आंदोलन को संवैधानिक तौर पे चलाने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की हम डिमांड करते हैं, एनटीए रद्द करने की हम डिमांड करते हैं। नए जो यहाँ पर जो परीक्षाएं अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है उनको घोषित करने की तो तमाम लोगों से निवेदन है इस आंदोलन को संवैधानिक तरीके से चलाना है और उसको दिल्ली वाले आंदोलन को छूट नहीं छोड़ सकते हैं। उसको साथ लेके हम लोगों को चलना है। एनटीए रद्द करने की मांग हो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग हो, चाहे यहाँ के स्तर पर जो राज्य स्तर की डिमांड है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की उसको हम लोग साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। दिल्ली में जो कल घटित हुआ हम सबको मालूम है, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड की स्थिति भी बहुत सही नहीं है। उत्तराखंड की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। तमाम अध्याचन विज्ञापन जो है आयोगों के अंदर लटके हुए हैं और हमारा प्रदेश का बेरोजगार विभिन्न कोचिंग संस्थानों के अंदर अनुरोध करता हूँ कि आप जो है एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो जाएंगे, पूरी तरह से शांति व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी साथी जो है और ये मनमानी नहीं सहेंगे, और ये मनमानी नहीं सहेंगे। छात्रों का शोषण बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो। आप बोलोगे कि भाई हम लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे और पद निकलते रहेंगे, तो होता क्या है कि कई बार आपके जो पद हैं वो निकलते नहीं है। जैसा आप देख रहे होंगे कभी सहायक की विज्ञप्ति काफी समय से ये लोग कह रहे हैं पर आई नहीं है। इसके लड़की जो है कैलेंडर में दे रखी है पर आई नहीं है। आरओ 1.5-2 साल से आप सुन रहे होंगे पर अभी तक विज्ञप्ति निकली नहीं है। ऐसी उत्तराखंड एसआई का आप लोग 1 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, निकली नहीं है। पुलिस कांस्टेबल है, एई है, तमाम जितनी भी भर्तियां हैं ये यूकेपीएससी यूके SSSC के कैलेंडर में तो दिखाई देती हैं परंतु वास्तविक रूप से अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं निकली है। तो भाई सही विज्ञप्ति का जो है समय पर निकलना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, हम कैसे तैयारी करें। अच्छा कई बार क्या होता है कि विज्ञप्ति जब निकलती है तो सिलेबस में भी चेंजेस आ जाता है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि भाई हम पढ़ें क्या। भाई आपने बोल दिया आरओ आएगा पर उसका सिलेबस क्या रहेगा, कई बार बदलाव भी होता है। उत्तराखंड एसआई आपने बोल दिया आएगा परंतु उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या पुराने पैटर्न पे रहेगा या कोई बदलाव हो रहा है। तो आखिर बच्चा तैयारी करे किस बिहाफ पे, कैसे तैयारी करे। तो भाई आप लोग जो है विज्ञप्ति जो है उसको धरातल पे निकालिएगा, कैलेंडर में ना निकाले। तो इसीलिए आज सभी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बच्चों के समर्थन के लिए हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और जब जब बच्चों को जरूरत पड़ती है हम निश्चित रूप से आपके बीच खड़े मिलेंगे आपको। तो बाकी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा, यही कहूँगा कि भाई सभी बच्चे अपनी उपस्थिति कर जाए।
वो भी हमें देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी केवल फोन में ना देखें, है ना, फोन में नहीं भी कोई लाइक शेयर ना करे, धरातल पे भी उतरना पड़ता है। अगर धरातल पे नहीं उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन करेगा कौन। ठीक है, चाहिए तो भर्ती सबको चाहिए है, विज्ञप्ति सबको चाहिए है, नौकरी सबको चाहिए, पर उस नौकरी के लिए लड़ना भी तो पड़ेगा। लड़ेगा कौन? कुछ गिने चुने लोग लड़ेंगे क्या? तो सबको लड़ना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि भाई एक सांकेतिक रूप से तो धरना को लेकर सिर्फ रैली आयोजित की जा रही है और लेबर के मुद्दों को लेकर, इसलिए धैर्य रखें और सड़क में आ जाए, सभी सब तरफ आ जाए प्लीज। आप सबसे जल्दी और घर कोई नहीं जाएगा, सारे लड़के आ चुके हैं, थोड़ी देर में और भी बच्चे आ रहे हैं, तो घर फिलहाल कोई नहीं जाएगा। सचिवालय और हमारे संस्थान के संस्थापक हमारे बीच में जोरदार तालियों से और ऐसे ही लाइब्रेरी से अपने कोचिंग सेंटर से जरूर है, आप ही की वजह से ये सब कुछ है, आप ही को आंदोलन को बुलाना है। और मैं एक बात कहूंगा कि बॉयलर चिकन मत करो कि जो काटा जाए कि वही आवाज उठाएगा, सभी को आना होगा। और मैं कृपया करके एक बात कहना चाहता हूँ, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ आए। और एक बात और कि लड़ा वही जो डरा नहीं। मेरा नाम हरेंद्र कनेरी है, मैं उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। तो कल जो उत्तराखंड में हिंसा हुई छात्रों के साथ, देश के युवाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, इस प्रकार की सरकार ने कल प्रतिक्रिया दी है, आप इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? कल जो हुआ ये सरेआम सोशल मीडिया पर सब जगह देखा जा रहा है। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो सीजेपी ने जो कॉल दिया था प्रोटेस्ट का, उसमें गाइडलाइंस बहुत क्लियर दी थी कि वो सत्य अहिंसा के तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और सारे के सारे बच्चे उसी तरीके से अपने प्रोटेस्ट को रख रहे थे। जिस तरीके से सोशल मीडिया में रील्स निकल के आ रही हैं और जिस बर्बरता से पुलिस वाले, और खास तौर पर जो पुलिस वालों की ड्रेस में नहीं थे, वहां भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों पर अटैक कर रहे थे और छात्रों को पूरी तरीके से पीटे। आप जिस प्रकार से पुलिस का कल रवैया देखा आपने, तो आप पुलिस के इस रवैये पे क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल बर्बरतापूर्ण है और ये दमन की तरीके से जैसे अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, ऑलमोस्ट ये सेम है। नहीं लगता है कि पुलिस हमारी नौकर है, हमारे लिए काम करना चाहिए, ना कि सरकार के लिए? पुलिस का पूरा प्रशासन, पूरा जो तंत्र है वो हमारा नौकर है और हमारे लिए ही काम करता है, क्योंकि हम टैक्स के पैसे हम भरते हैं, इसलिए उन्हें हमारे लिए ही काम करना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर ऐसा हो चुका है कि वो सत्ता के अधीन हो चुका है, वो शायद अपने धर्म को भूल चुका है। जो पुलिस वाले हैं वो अपने धर्म को भूल चुके हैं और वो सत्ता के अधीन होकर एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। ये उनके खुद में एक स्वाभिमान होता है पुलिस वालों का, वो भी शायद बच नहीं गया उनके अंदर। बात की है तो अभी हिंदू धर्म में अयोध्या में चोरी भी हुई है, तो सरकार एक प्रकार से लोगों को धर्म की राजनीति कर रहे हैं और खुद ही चोरी कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं क्योंकि लोगों में धर्म को लेकर के एक मिसकंसेप्शन है। धर्म है अपने काम को करना, और जो ये राम मंदिर, भगवान वगैरह है, ये हमारा कल्चर है, हिंदू कल्चर है ये। तो कल्चर को धर्म का नाम दे दिया है। गीता में साफ सही करना चाहूंगा, पंथ धर्म है, पंथ हमारा वो है मंदिर, और ये नहीं। देखिए, कहीं भी जब धर्म होता है, जब गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं कृष्ण खुद को पैदा करता हूँ, तो वहां पे कोई और दूसरा धर्म नहीं था। तो धर्म एक मानवता धर्म होती है, एक इंसानियत धर्म होता है, धर्म उसकी चीज होती है। आपको लग रहा है कि जिसकी बात जनता जो है ये उसी कृष्ण का रूप लेके आ रही है? कृष्ण का रूप नहीं, लेकिन ये एक तरीके से बुलबुलें हैं जो धीरे धीरे, देखिए कोई भी जो बड़ी चीज होती है, कोई बड़ा इवेंट होता है, वो अचानक से नहीं होता है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है कि इतनी तारीख को कुछ बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे इवेंट बढ़ते जाते हैं। पुलिस का रवैया, सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उनके बाद ये जो आंदोलन होते हैं ये अपना रूप लेना चालू करते हैं। हर जगह, हर नेशन में, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे हंगरी हो, चाहे किसी भी कंट्री में जहां भी रेवोल्यूशन हुआ है, सरकार की प्रतिक्रिया से वो आता है। हमारी जो सरकार है ये यहाँ भारत के युवाओं को नेपाल या श्रीलंका के युवाओं से कंपेयर कर रही है, जबकि आपने भी देखा होगा टीवियों पे हमारे युवा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? युवा वहां पे भी शांतिपूर्वक ही कर रहे थे, यहाँ पे भी शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं।
हमेशा नेपाल जैसी सिचुएशन बनाती है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इसमें प्रतिक्रिया अच्छे से दे दे, अगर उन्हें ढंग से ट्रीट कर लेती कल, तो शायद ऐसी नौबत ना आती और भड़कता नहीं है आंदोलन। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने, पुलिस वालों ने प्रतिक्रिया दी है, मे भी ये आगे जाके और ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ये वाला जो भी आपका आंदोलन है ये और भड़क सकता है और इसके चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अब देश के कोने कोने से लोग जमा हो रहे हैं और शहर अलग अलग शहरों में भी हो रहा है। जवाबदेही की बात आ रही है, आप कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो आप ले लोगे, पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये क्या सरकार सुधर जाएगी? आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक इस्तीफे से सारी सरकार सही तरीके से काम करेगी? देखिए, जब अंधेरा होता है उसमें एक लॉ की किरण बहुत जरूरी होती है। अगर वो लॉ की किरण धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर ये शुरुआत भी होती है, कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेना, पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं ले रहा है, विदेश मंत्री नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री नहीं ले रहा, कोई तो शुरुआत करे। एक की शुरुआत होगी तो सबकी शुरुआत होगी। आपको ये नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी में तो धर्मेंद्र प्रधान आपके वोट से जीता ही नहीं है? इलेक्शन कमीशन का नाम सामने आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाएगा, आपके वोट से जीत रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार पिछले एक दो ये पर्दे के पीछे की बात हो सकती है, ये सामने पे ये कोई बात ये नहीं कह सकता कि धर्मेंद्र प्रधान किसके सपोर्ट से या किसने उसे जिताया। बट वो अगर सरकार में है तो उसकी उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है। अगर जनता चाहती है वो रिजाइन दे तो उन्हें देना पड़ेगा। यार एक छोटी सी बात है, एक आदमी का अपने पद से इस्तीफा देना इतने बच्चों के साथ बर्बरता को कैसे जस्टिफाई करता है? आप सिंपल से एक आदमी अपना इस्तीफा दे दे, कोई और उसकी जगह ले ले, उसकी जगह पे आप इतने बच्चों के साथ बर्बरता कर रहे हो। ये तो कंप्लीटली एक गवर्नमेंट जो है कायरतापूर्ण काम कर रही है और आगे जाके गवर्नमेंट को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पिछले भी इतिहास में गवर्नमेंट ने जब इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है उन्होंने भुगतना पड़ा है। और जब कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में होती है और इस घमंड में होती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो इसी तरीके से ट्रीट करती है। हमने पास्ट में इतिहास को देखा है, ऐसे ही आंदोलनों को दबाने के लिए ट्रीट किया जाता है और उसी के बाद पतन होता है सरकारों का। और ये भी पतन के मुहाने पे खड़ी है बीजेपी सरकार। डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में इसका पतन तय है। आपको ये नहीं लगता है जिस प्रकार ने इन्होंने अभी बंगाल में इलेक्शन हुए तो वहाँ भी इन्होंने ईवीएम जला दी, इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही कोई दिख ही नहीं रही है? पिछले एक साल से हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जवाबदेही की बात कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो उनका आंसर ही नहीं देते। तो आपको नहीं लगता पहले इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा होना चाहिए? अभी ऐसा होता है ना, जैसे प्रेशर कुकर में ना कुछ सीटियां आने के बाद ही फटता है वो, तो अभी ये कुछ सीटियों की तरह अलार्म है। बंगाल का इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में अभी जो दिखा दिए हैं आंकड़े, अभी धीरे धीरे 5 राज्यों में और हैं और ये सबसे क्रिटिकल चुनाव है। अगर इसमें भी यही पैटर्न दिखाई देता है, आप देखोगे कुकर फट जाएगा, लोग किसी न किसी तरीके से अराजकता पे आएंगे। और ये डेफिनेटली 110% है कि अगर इसके आगे भी चुनावों में बंगाल जैसा पैटर्न होता है तो लोग अराजकता पे आएंगे और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये सरकार का पतन तय है। फिर उसके बाद भैया अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जैसे युवा और ये हर आदमी अगर इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे लगता है कि जल्द ही सरकार पूरी गिर जाएगी और जो डेमोक्रेसी है वो एक बार फिर से अपना जन्म लेगी। धन्यवाद। और आप जैसे लोग इस टाइम पे मीडिया का जो चौथा स्तंभ है ना, उसकी लाज रख रहे हैं, वरना जो देश का मीडिया है वो बिक चुका है। तो कीप इट अप, करते रहिए इस काम को जितना ज्यादा हो सकता है। हर आंदोलन में किसी का भी छोटा सा भी सहयोग, हमारा छोटा सा सहयोग है, आपका छोटा सा सहयोग है, भाई का छोटा सा सहयोग है, इसी सहयोग से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। हम आज इस देश के राजनीतिक सड़कों पे खड़े हैं और इस देश के नौकर नौकरी करते हुए बैठे हैं। उन नौकरों को बताओ कि वो केवल हमारे नौकर है, हमारी ड्यूटियों के नीचे है। इस देश का केवल एक राजा है, वो हम और एक जो हमारा सबसे पहले अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम करीबा है। आप कल जो सरकार ने किया है डेमोक्रेसी की हत्या कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों का राइट है प्रोटेस्ट करना, अपने अधिकारों की मांग करना, पर सरकार ने कल जिस प्रकार से युवाओं को कुचला है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सरकार बनी ही इन मुद्दों पे नहीं है ना, एजुकेशन पे बनती, रोजगार पे बनती तो मुझसे कुछ उम्मीद करते थे। जिन्होंने धर्म पे सरकार बनाई है, जो जाति पे बना रहे हैं, वो किसी के नहीं हो सकते। जिस प्रकार से आपने धर्म की बात की है, अभी उन्होंने अभी चंदा चोरी की बात आ रही है, भगवान को तक नहीं छोड़ा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? जो भगवान को नहीं छोड़ रहे उनको आप क्या कहेंगे? वो किसी धर्म के होते हैं तो ऐसा करते, तो वो सब बेवकूफ बना रहे हैं हमें, हमारी जातियों के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं, हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। ये नहीं लगता आपको कि धर्म के नाम पे हो रहे हैं, जबकि वो एक पंथ है,
पंथ हर आदमी का एक पंथ होता है, धर्म पहला इंसानियत का होता है, तो इंसानियत तो दिख नहीं रही, पर पंथ के हिंदुइज्म की सबसे अच्छी बात क्या थी कि आप कुछ भी मान सकते हैं, उसी चीज को आप खत्म कर रहे हैं। तो अब तो खत्म, सबसे बड़े हिंदू के जो खतरे में है वो तो इन्हीं लोगों से है ना। आप और मैं हिंदू हो सकते थे बिना किसी एक चीज को पूजे हुए, फिर भी हम एक धर्म के हो सकते थे, उन्होंने उसी को खत्म कर दिया। तो जो पूरी बेस था, जो पूरा एक हमारे पूरे देश का एक बेस था जिसकी बेसिस पे हम लोग डाइवर्सिटी में रह सकते थे, उन्होंने उस पर आघात किया है। और जब उस चीज को लेकर के वो आ रहे हैं, वो ऑलरेडी बांट रहे हैं, तो वो रोजगार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें तो उनको हमारा वोट भी नहीं चाहिए शायद अब, क्योंकि जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं उनको नहीं चाहिए वोट भी। इसी पे आपने जिस तरह कहा कि वोट नहीं चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन पे भी बार बार सवाल उठ रहे हैं और वो अपनी जवाबदेही सरकार को नहीं दे रहे हैं, लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इतने बच्चे मरे है ना, कोई एक सेंटेंस नहीं आया किसी की तरफ से भी नहीं, तो वो जवाबदेही, आप लगता है कि वो जवाबदेही देंगे? कुछ नहीं। कल वो आराम से पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, कोई एक नहीं, और जो लोग आने भी चाह रहे थे बाहर, उनको अंदर बंद कर दिया। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, सरकार क्या कर रही है आप आम जनता के साथ? हमारे बेसिक राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो क्या होगा फ्यूचर फिर अभी से हमें ठीक करना पड़ेगा, वरना ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लोगों को आपका क्या संदेश है कि आप क्या लोगों से क्या कहना चाहोगे? कि आप सच को समझिए, सही को समझिए और उसका साथ दीजिए। पेपर लीक नेता की लोग चुप ही कहते भी गांधी को देखा नहीं तो वांछित से गए थे। हम कैसे दौर में हैं, पढ़ लो तुम इतिहास को, हम कैसे दौर में हैं, पढ़ लो तुम इतिहास को। बेसिक चीज मांगे, एग्जाम को, राइट टू एजुकेशन बन गई, फाइट फॉर एजुकेशन। सवाल पूछती है जनता, नेता मौन या मेडिटेशन। हिंदुस्तान मेरा देश, वो कितना खून जिस मिट्टी से। संविधान बाबा साहेब का बच्चा लो इसको गिनती है, संविधान बाबा साहेब का बच्चा लो इसको गिनती है। बच्चे मरे इतने ना हिसाब ना कोई गिनती है। जागो देशवासियों, ये सरकार बहुत जिद्दी है। ये मेरी आखिरी लाइन है, जागो देशवासियों, सरकार बहुत जिद्दी है। ये देश बदल गए, ये देश इनका नहीं है। सारे बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपने सारे साथियों से बोलना चाहूँ जो मेरी उम्र के हैं, हम सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो क्या होगा, लेकिन बोलिए। इससे मेरे को एक शेर याद आता है जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। शेर सुनिएगा, शेर ये है कि घर से निकले मंजिल मिलेगी भटकते भटकते, मंजिल मिलेगी भटकते भटकते, हमरा वो है जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू। मेरा नाम त्रिलोचन भट्ट है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सर, तो कल जिस प्रकार से आप अपने आप को एक्टिविस्ट बता रहे हो, तो आपके नजरिए से कल के जो युवाओं के साथ जंतर मंतर में हुआ, संसद कूच में हुआ, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है, सबसे पहले तो हमें उम्मीद नहीं थी कल दिल्ली में इतने युवा, इतने छात्र और उनके अभिभावक इकट्ठा हो जाएंगे। हम सोच रहे थे कि कुछ हजार लोग होंगे, 5-7 हजार, और हो जाएगा, उसको तो वैसे ही दबा सकती है सरकार। लेकिन जिस तरह से लोग वहां उमड़े, मेरी समझ से 1.5 लाख करीब लोग थे। तो पिछले कई सालों में तमाम आंदोलन यहाँ इस धरती पर भारत में होते रहते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर जितना बड़ा आंदोलन कल वहां था, उससे बड़ा तो इससे पहले हुआ नहीं था। और हमें उम्मीद है कि इस तरह से छात्र युवा अब सड़कों पर आ गया है सरकार के खिलाफ और शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में अपने भविष्य को लेकर, तो ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। दूसरी बात जो वहां पे हुआ, जो आपने पूछा कि जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज की गई, लाठीचार्ज क्यों की गई? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि लाठीचार्ज करने की नौबत आती, लेकिन 2 लोगों का अहम तुष्ट करना था, मोदी का और शाह का। ऊपर से आदेश आया पुलिस को, और पुलिस ने जहां छात्र बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, वहां भी लाठीचार्ज कर दिया। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और युवा समझ गए हैं कि अब ये जो दिल्ली में जो गुजराती बैठे हैं, तो उनके हाथ में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आगे देखना, ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। कल दिल्ली में था, आज देहरादून में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और हर जगह अब इस तरह के आंदोलन शुरू होने वाले हैं। ये जैन जी जिसको आप कहते हैं,
ये अब सड़कों पर आ गया है और ये सड़कों से हटने वाला नहीं है। जिस तरह से सर आप जैन जी की बात कर रहे हो, तो सरकार भारत के जैनजियों को नेपाल या फिर श्रीलंका के जैनजियों के जैसे कंपेयर कर रही है कि उसी तरह से हुड़दंग मचाएगी, या फिर जबकि यहाँ के जैनजियों ने बड़े सब्र के साथ अपना आंदोलन किया है, 20-25 दिन आंदोलन चला भी है और चल भी रहा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ का जैन जी अनुशासन से क्यों है? क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है और जैन जी उस संविधान के दायरे में है। नेपाल का संविधान या बांग्लादेश का संविधान हमारे संविधान के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। लेकिन एक दिक्कत हो रही है जो लगातार दिख रही है कि ये जो लोग दिल्ली में सत्ता पर बैठे हुए हैं, ये इस संविधान को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए, आप संविधान को खत्म करने की दिशा में इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हमारे देश का जो जैन जी है वो भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगा और वो भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़कों पर आ सकता है, बशर्ते कि आप जी। मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, जी जी, फंडामेंटल राइट भी है, हम अपना पक्ष रख सकते हैं जी, आंदोलन कर सकते हैं। तो सरकार उसके बाद भी दमन कर रही है और हमारे मौलिक अधिकार को हनन कर रही है, तो आप सरकार को इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे हमारे अधिकारों को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह आप संविधान की आत्मा पर चोट कर रहे हैं और ये चोट, इसका दर्द बहुत दूर तक जाएगा। हमारा युवा ज्यादा देर इसके बाद बैठा नहीं रहेगा और सरकार को अभी भी संभल जाना चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। संवैधानिक दायरे से बाहर गई तो जैन जी भी इससे बाहर चले जाएंगे, आपके रोके नहीं रुकेंगे। सर, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों को कम कर रही है, कभी कोई बिल लाके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं इसी दिशा में देखता हूं कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस संविधान को खत्म करने की। ये जो सरकार बैठी है, ये बीजेपी तो नाम है, आरएसएस की सरकार है और आरएसएस कभी भी इस संविधान के पक्ष में नहीं रहा। वो तो आज भी कहते हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, तो ये मनुस्मृति लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे इस देश में पूरे नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमारे देश में एक मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह से सर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, आज से 2 साल पहले तो गोरी चर्बी वाले अंग्रेज थे जिन्होंने हमें लूटा। आपको इन लग रहा है कि आज हमारी चमड़ी में बिल्कुल वही हो रहा है, वही हो रहा है। गोरे तरह से उन्होंने हनुमान मंदिर में भी ये चोरी का मामला है, ये तो आप कैसे देख रहे हैं इस सरकार को? उसी से कंपेयर कर रहे हैं या कुछ अलग है? नहीं, सरकार वही है, इनका ध्येय ही लूटना है। धर्म तो इनकी केवल चुनाव जीतने की आड़ है और अफसोस कि हमारे देश का नागरिक इनके। सर, मैं रोकना चाहूंगा एक बार, आपको ये नहीं लगता जिस तरह बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने की थी, इसी तरह ये सरकार भी हमें हिंदू मुस्लिम में बांटे। केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम तो शुरुआती है, बाद में आपने उत्तराखंड में देखा कि मैदान पहाड़ भी हुआ, उसके बाद जो है सवर्ण और दलित का भी आप देख रहे हैं केतन के मामले में लगातार हो रहा है। तो ये वही लोग हैं, ये आरएसएस के सिखाए लोग हैं जो बांटो और राज करो की नीति पर चलते हैं। हिंदू मुसलमान तो एक पहला कदम था उनका, बाद में कई तरह से बांटेंगे, जैसे मैंने कहा मैदान पहाड़ में बांटेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, बाद में देखना राजपूत ब्राह्मण में बांटेंगे, गांव-गांव में बांटेंगे, फिर गढ़वाल कुमाऊं में बांटेंगे, फिर जिले-जिले में बांटेंगे और ये बांटते चले जाएंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए। सर, जिस प्रकार से कल हिंसा हुई, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें और अपना आंदोलन किस आधार पे क्या व्यापक किया जाए या रोका जाए या बंद कर दिया जाए? युवा जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करते रहें, कहीं कानून अपने हाथ में न ले जैसे कि अब तक उन्होंने नहीं लिया है। तो ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ना चाहिए और ये एक आवाज उठी इस देश में, ये बंद नहीं होनी चाहिए। सर, जो युवा इस आंदोलन से जुड़ नहीं रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? कोई बात नहीं, जुड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि सारी भीड़ एक साथ आ जाए। जब आजादी का आंदोलन हुआ था ना, तो बहुत कम लोग थे सड़कों पे,
बहुत सारे लोग तब भी घरों में थे इतने बड़े आंदोलन के बावजूद। तो उत्तराखंड आंदोलन ही हुआ, बहुत सा कहते हैं सारे लोग थे, लेकिन सारे लोग तब भी नहीं थे। तो जरूरी नहीं है आंदोलन में हर व्यक्ति आए, हर व्यक्ति का आना संभव भी नहीं होता। कई समस्याएं होती हैं, कई व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आएंगे, सारे युवा आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। युवा सबका सेव करेगा, युवा देश का भविष्य है। युवा भविष्य नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा है सेफ मणिपुर। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा मैम, आपका नाम क्या है? एंजायो में ना मैम, जिस प्रकार से आपने पोस्टर लगाया है मणिपुर से, क्यों लगाया है, क्या रीजन है, क्या हुआ है मणिपुर? मणिपुर में क्या हुआ है, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। इतना साल से हो रहे, अभी तक तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक घर में मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। अब ये क्या हो रहा है ये नहीं, सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है मणिपुर में। इतना तो उनमें कांड हो रहे सब जगह, हर एक देश का हर एक घर में पता होना चाहिए मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, कितना मर्डर हो रहा है, उसे प्रॉपर जिनोसाइड चल रहा है, इंसान मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, और गवर्नमेंट उसको कुछ कर ही नहीं रहे। मैम, जिस चुप प्रकार आप कह रहे हैं कि हर आदमी को पहचानो, जब सरकारी के कान नहीं खुल रहे हैं तो जनता के कैसे, सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं तो जनता के कैसे खुलेंगे? जनता के कान कैसे खुलेगा, आप ये पूछ रहे। वही तो, इसलिए तो हम यहाँ खड़ा है ना। भगत सिंह ने क्या बोला था कि अगर आप बेहरा को सुनाना पड़ेगा तो आपको आवाज बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग यही है, बस दिल्ली में बस आवाज से उठना चाहिए, हर एक देश में उठना, हर देश का हर एक कोने में उठना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ है। वो बेहरा वाला गवर्नमेंट जो बैठा हुआ है ना ऊपर, उसके लिए ये प्रोटेस्ट उनके लिए ही है। इस प्रकार से मैंने भी देखा है, पिछले 2-3 साल से मणिपुर जला जा रहा है, मैतेई आंदोलन हो रहा है, पर सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री किसी और देश चले जा रहे हैं घूमने। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर गवर्नमेंट से गलती होती तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। आपको जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए ये कंट्री का इंटरनेशनल लेवल में जाने के, नेशनल लेवल में सब कुछ सही स्मूथली फंक्शन करने के लिए, आपसे वो नहीं हो रहे तो आपको क्वेश्चन उठेगा और आपका राइट बनता है कि आप उसको आके आंसर करो। हम लोग को अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? इतना सारा सब कुछ हो रही है देश में, अकाउंटेबिलिटी का इग्नोर कर रहे हैं आप। अमीरों को पैसा देते जा रहे, उल्टा रॉबिन हुड है वो तो, गरीब से लूट के अमीर को दे रहे। जिस प्रकार से आप देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? बस अमित शाह को नहीं है, सबको है अकाउंटेबिलिटी लो। एक को नहीं बोल रहा हम लोग यहाँ बस उसको रिजिग्नेशन करने बोल रहे हैं, उसका रिजाइन चाहिए। हम लोग को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सब चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को बलि का बकरा बना दो, उसको रिजाइन करा दो, खत्म नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सब जगह। मैम, आप कल के जो यहाँ दिल्ली में हुआ प्रोटेस्ट हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से युवाओं के लोग, दिस इज माय सिंपल मैसेज टू द गवर्नमेंट। आप वहाँ गन लेके रह गया, टीयर गैस फेंक रहे, उनका पर लाठी चार्ज करे। दिस इज माय सिंपल मैसेज। द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज नॉट अ गन, इट्स अ फेयरलेस माइंड। यही है, आप वहाँ लाठी चार्ज करा लो, कुछ भी करा लो, वहाँ का जो स्टूडेंट है उनका विजन पूरा वो है, सीधा है कि उनको क्या चाहिए, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, आप इंसाफ नहीं मिलेगा। आप जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जनता भी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो गलत लोगों को चुन के भेज रही है। वही तो बोल रहे ना, जनता तो आपको चलाने के लिए, जनता को चलाने के लिए आपको बिठाया है। आपका काम क्या है? जनता को भी संभालो, ये देश को संभालो ना। पहले आप तो अकाउंटेबिलिटी लो, अकाउंटेबिलिटी आप तो लो पहले। आप कुछ करने से तो टैक्स वैक्स बढ़ा देगा हम लोग को, तो पूरा इतना टैक्स जो ऊपर उठ रहे हैं, पूरा 18% सब चीज में बढ़ा रहे हैं आप पहले अकाउंटेबिलिटी लो। गरीबों को तो आप लूटते आ ही रहे। एक तो पहले नीट का कोचिंग इतना फीस इतना ज्यादा रहते हैं, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, जो जिसका पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सक रहे वो क्या करेगा? एक तो उनका पैसा इतना ज्यादा आप चार्ज कर रहे हैं, उसके साथ इतना प्रेशराइजिंग एनवायरनमेंट में उनको पढ़ा रहे हैं आप, नो प्रॉपर मेंटल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ को पूरा खराब कर चुके हैं आप, और उसके बाद ऊपर से पेपर भी लीक करा रहे हैं। 2-3 साल का जो मेरा दोस्त ने लास्ट टाइम नहीं दिया था, उनका मार्क्स कमाने में वो इतना दुख होके बैठा हुआ था, वो पूरा 1 साल गायब था, ना फोन कॉल ना कुछ, वो पूरा डिप्रेस में हो गया था, और अभी उसको वापस नहीं देना पड़े, उसमें भी उसका नीट का लीक पेपर वापस हो गया। जिस प्रकार से 20 से 21 छात्रों ने अपनी जान भी दे दी है, उसके बाद भी सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, और एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आपको लगता है कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी नाम की, ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज लाएगी? देखिए, अकाउंटेबिलिटी बस ये नहीं कि उसको रेजिग्नेशन दे दो, उसको रेजिग्नेशन भी करना पड़ेगा, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और वो भी होगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये देखो एनटीए इतना बड़ा एग्जाम है, आप सोच के देखिए, इतना बड़ा एग्जाम है, वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है ना, वो लीक और इसका मतलब कि बस एक इंसान का काम नहीं है, ये इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें, बस एक इंसान का काम नहीं है ये।
तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह की अगर एक इंसान का काम होता ना तो उसको जो लास्ट टाइम पकड़ा था ना तभी उसको बलि का बकरा बना के उसको जेल में भेज देता था। वो एक इंसान का काम नहीं है, बहुत सारे लोग का काम है, इसीलिए बार बार लीक हो रहे, बार बार लीक हो रहे और बार बार चुप है गवर्नमेंट। ये बस एक इंसान का काम नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम आपकी जो आ नहीं रहे हैं आंदोलन में, उन्हें इससे जुड़ने के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए आई नो कंट्री बहुत डूम्ड है, ये देश का कुछ होने वाला नहीं है, सबका यही सोचते हैं, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जाके भी क्या करेगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप एक अंधेरा रूम में एक थोड़ा सा कैंडल जला सकते हैं ना, बेटर देन लिविंग इट इन अ डार्क। तो आइए आप यहाँ आवाज उठाओ। आई नो इट्स गोना बी हार्ड, तकलीफ होगा, पर आइए। आपको लग रहा है कि देश का कुछ नहीं होगा प्रोटेस्ट वगैरह से, नहीं होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, अंधेरा में बैठने से अच्छा कुछ आप कैंडल जला दो। देश की जो मुख्य मीडिया है वो इस मुद्दे को दिखाई नहीं रही है, तो उनके लिए आप जो फोर्थ स्टेप जो डेमोक्रेसी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए बस एक नहीं, सभी को ये जो आप लोग जो है, आप लोग ही रिकॉर्ड करने आ रहे हैं ना, कोई बड़ा बड़ा न्यूज चैनल कोई नहीं आ रहा है। उल्टा वो लोग क्या करे, वहाँ दिल्ली में वो लोग क्या फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं कि वहाँ का प्रोटेस्ट लोग वो करे, वायलेंट हो रहे हैं। तो वही है ना, वो ये तो पूरा सेंसरशिप हो गया ना, अपने मीडिया को भी पकड़ के रखा हुआ है। ये तो प्रॉपर डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेटिक कंट्री तो वो नाम में लिखा हुआ है, वो तो प्रॉपर डिक्टेटरशिप है। आपने मीडिया को भी ले लिया, मीडिया तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन होता है ना, ताकि एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन को सब जगह फैलाने का। आपने उसको ही पकड़ के रख लिया। जिस प्रकार से मीडिया को ये आईना बोला जाता है इसका डेमोक्रेसी का, तो आप मीडिया को कैसे देख रहे हैं आज? मीडिया ना ऑडियंस का आईना नहीं है, वो गवर्नमेंट का आईना है। गवर्नमेंट का आईना है, जो गवर्नमेंट उसको करने दे रहे ना, जो उनको करो बोले वो सेम। गवर्नमेंट हम लोग का घटिया है, मीडिया भी हम लोग का घटिया है, सिंपल एज दैट। वो ऑडियंस का मिरर नहीं है, वो गवर्नमेंट का मिरर है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी आम छात्रों को, सभी नागरिकों को, माताओं बहनों को क्रांति के सलाम पेश करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस बात को साबित किया कि ये शहर मरा हुआ नहीं है, यहाँ भी जिंदा लोग रहते हैं। दूसरी बात के साथ ही मैं बहुत छोटी सी बात रखूंगी कि जैसे ये आंदोलन पर्चे लीक को लेकर जिस भी तरह से शुरू हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने एक बात तो साबित की कि इस देश में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आम छात्रों का पर्चे लीक 80 सालों से, आजादी के बाद से देखा जाए तो 80 से ज्यादा पर्चे लीक हुए। पिछले पर्चे लीक के बाद 21 छात्रों ने आत्महत्याएं की है। साथियों, क्या ये आत्महत्याएं हैं? इन मौतों के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार इस देश में शिक्षा मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें शर्म के मारे नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक जो रवैया अपनाया है उसने छात्रों में और भी ज्यादा गुस्से को पैदा किया। कल जिस तरह से आंदोलन का दौर किया गया, जितना बर्बर तरीके से, ये बेहद ही शर्मनाक है। तो साथियों, कुछ जरूरी बातें कि जैसे हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये बात सच है कि बहुत बड़ी मांग है ये, लेकिन इसे हमें समझना होगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी पेपर लीक रुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही एनटीए को रद्द करवाने की लड़ाई भी हमें लड़नी होगी और इसके साथ ही अपनी ताकत को समझना होगा। हमारी ताकत आम लोग, आम छात्र हैं। हमें छात्र इलाकों में इन मुद्दों को लेकर के मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं मोहित टिम्बरी। जिस तरह से कल जंतर मंतर में हिंसा हुई है युवाओं के साथ, पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है और सरकार ने जिस तरह से इस आंदोलन को हिंसा में बदलना चाहा, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो युवा अपने अधिकारों के लिए, युवा चाहते क्या है, ये सरकार को समझना होगा। वो चाहते हैं जितने भी देश में एग्जाम हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो पारदर्शी तरीके से आयोजित हो। लेकिन आप देखिए एनडीए इसको भंग करने की मांग आज क्यों की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अधिकारी परीक्षाओं में धांधली करवा रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और उनके अंदर अगर नैतिकता बची होती तो अभी तक इस्तीफा दे दिए होते। इस देश का सिस्टम तभी सुधर सकता है जब एजुकेशन सिस्टम हमारा मजबूत होगा। लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम की नींव को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि इस देश के युवा इस सरकार से सवाल न पूछ सके।
ये सरकार से आप सरकार की बात कर रहे हो, तो सरकार इलेक्शन कमीशन पे बात उठ रही है और आप चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उस प्रकार से तो इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा पहले होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान से, क्योंकि सरकार तो इलेक्शन कमीशन के प्रति जवाबदेही दिखा रही है अपनी, क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन ही जिता के दे रहा है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़े दिखाए, या फिर अभी पश्चिम बंगाल चुनाव में ईवीएम जला दिया गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव करवाना है। यहाँ पर चुनाव के बाद जो चुनकर आए हैं सांसद, जो मंत्री बने हैं, अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात करूँ, सांसद बने, उसके बाद उनको शिक्षा मंत्रालय मिला है। अब जवाबदेही उनकी बनती है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो उनकी जवाबदेही बनती है यहाँ के युवाओं के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति, उनको बताना चाहिए। मैं एक बार फिर रोकना चाहूंगा आपको, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या पूरी सरकार जवाबदेही हो जाएगी? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि सिस्टम सुधारने के लिए एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो आने वाले समय में जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा वो कम से कम उसके दिमाग में बात रहेगी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इस देश में फिर से पेपर लीक हो सके। उसके अंदर डर होगा कि अगर मैंने ऐसे किया या मेरे रहते हुए मेरे मंत्रालय के अंदर ये पेपर लीक हुए तो फिर से मुझे भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसलिए जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी है इनका इस्तीफा होना। तो आपको लगता है कि जवाबदेही करेगी ये? जिस प्रकार से कल हिंसा हुई है, पुलिस हमारी नौकर है जबकि, तो उन्होंने कल जिस प्रकार से युवाओं को पीटा, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ऊपर से सरकार ने भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी कल आंदोलन का ये किया। देखिए, सरकार तो आप देखिए कोई भी मूवमेंट हो उसको तोड़ने के लिए साजिश करती आई है। कल भी साजिश हुई, वहां पर गुंडे बदमाश भेजे गए, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध में भी कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर अपना आपा खो दिया। और ये जो कुल मिला के पूरा जो माहौल बनाया गया, उसके पीछे मकसद था इस मूवमेंट को कमजोर करना। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश के युवा अब जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा है, उनके एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है और इस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश हो। तो युवा, मैं समझता हूँ कि जिस युवा ने इस देश की सरकार को बनाया है, वही युवा इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का भी एक रास्ता तैयार करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सर, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस आंदोलन से दूर रह रहे हैं? देखिए, युवाओं को एक संदेश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखें। विरोध करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और विरोध संयमित तरीके से हो। अपनी बात संयमित तरीके से हम लोग रखें, बिल्कुल अपना आपा ना खोएं। और जो विरोध चल रहा है, इस विरोध को और व्यापक तरीके से आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाती है, युवाओं को अपनी आवाज इसी तरह मुखरता से उठानी होगी, मैं कहना चाहूँ। हर जोर जोर की टक्कर में आंदोलन नहीं रुकेगा, छात्रों का आंदोलन नहीं रुकेगा। पेपर लीक को रोकना होगा, पेपर लीक को रोकना होगा। जालिम तेरा जुल्म रहेगा, मरते दम तक याद। जालिम तेरा जुल्म रहेगा, मरते दिन तक याद। कहते रहेगी नगर नगर में गूंजेगी फरियाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्रों का आंदोलन जिंदाबाद, छात्रों का आंदोलन जिंदाबाद। मैं यही बोलना चाहता हूँ, काफी अनफॉर्चुनेट है हमारा कि हम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के टाइम पे हम सड़कों पे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट हमारे लेके कोई कंसर्न नहीं है। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, स्टेट के पेपर, सेंटर के पेपर, हर एग्जाम लीक्स हो रहे जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, काफ़ी अनग्रेटफुल हूँ मैं, काफ़ी दुख हूँ जो स्टूडेंट्स के साथ हो रखा है। और मैं सबसे पहले सोनम वांगचुक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हम यूथ का साथ लिया है, हमारे लिए आवाज़ उठाई है, हमारे लिए हंगर स्ट्राइक कर रखा है। और ऑल्सो कांग्रेस, जो कांग्रेस जनता पार्टी जो आजकल इमर्ज हो रखी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं चाहता हूँ सारे युवा एक साथ आए, सारी इंडिया के हर स्टेट के, देहरादून के, और हम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जिससे आने वाली जनरेशन हो, आने वाली जो यूथ है, उनके लिए भी एक
सिस्टमेटिक सिस्टम हो। जब ये बातें की गई इसी समय मोदी मीडिया के द्वारा जो एकाधिकारी दूसरी द्वारा संचालित मीडिया उसने कहा कि ये देश विरोधी लोग, ये पाकिस्तान परस्ती लोग हमारे देश को भी निर्माण बना देना चाहते हैं, भारत बांग्लादेश बना देना चाहते हैं, श्रीलंका बना देना चाहते हैं। यानी कि जो भी प्रदर्शन, जो भी संघर्ष देश में मोदी सरकार के खिलाफ होंगे उनको सरकार पाकिस्तान परस्त करार दे करके उस देश लेकर अलगाव से धकेलने का काम करेगी। हम लोग इसके पीछे निंदा करते हैं, भागना चाहते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं निश्चित तौर पर नेपाल में, बांग्लादेश में श्रीलंका में जनता को सही को आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा क्योंकि अपनी बर्बादी और तबाही के चलते, सांसों की लूट के चलते तबाही बर्बादी के इस मुकाम पर पहुंच गई थी, उसका विचार मुकाम पर पहुंचने पर उसको छोड़कर फिर आना पड़ा और जो सत्ताधारी शासक थे उसको सत्ता से बेदखल करना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष किसी विचार के में भी जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के पीछे जो खड़ी जो ताकत है, जब तक हम उसके खिलाफ लड़ाई करें। मैं यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ क्योंकि एक ऐसा नेता, एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर जो आज तक किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाया, जिसकी सरकार में हमेशा पेपर लीक होते आ रहे हैं, सरकार में चीज़ों की सही व्यवस्था नहीं है, पेपर की सही व्यवस्था नहीं है। भले आप सीबीटी मोड को देखो या फिर आप पेन पेपर मोड को देखो, हर जगह सरकार से पेपर लीक हो जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक पूरी नहीं छप पा रही है, लोगों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। सरकारी स्कूल की अगर आजकल हम हालत देख ले तो उसमें भी सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार इतनी ही निकम्मी है और सरकार इन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकती तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। पद सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, करप्शन के लिए नहीं होता, पद के साथ एक जिम्मेदारी आती है। अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आप वो जिम्मेदारी कृपया करके छोड़ दीजिए। दिल्ली जंतर मंतर में इतने हजारों लाखों बच्चे वहां पे गए प्रोटेस्ट करने, पीसफुल प्रोटेस्ट करने, अपने हक की बात करने। लोगों ने समाज सेवा करी, लोगों ने एक दूसरे के हक की बात करी, एक साथ खड़े हुए। वहां पे इन लोगों को उनका छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मासूमियत नहीं दिखी, उन बच्चों का दर्द नहीं दिखा जो नीट में फेल हुए, जो नीट के पेपर की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, पूरे साल घर में बंद रहते हैं। इन्होंने उनके ऊपर कल जब वो संसद जा रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज करी, सर पे हमला करा, कहाँ हमला करा, कपड़े फाड़ दिए लड़कियों के। ये बहुत शर्मसार है, इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। डेमोक्रेसी इज मस्ट, #डेमोक्रेसी इज मस्ट। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जब तक डेमोक्रेसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तब तक सरकार बदलती रहेगी, तब तक सरकार को जाना पड़ेगा। या तो आप अकाउंटेबिलिटी लो, लोगों के हक की सुनो, लोगों के हित की बात करो और लोगों के लिए भलाई करो, तभी हम आपकी अकाउंटेबिलिटी काउंट करेंगे, अदरवाइज आपको कुछ फायदा नहीं। जब जुल्म करेगा सत्ता के गद्दारों से, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सारा चोर है। शर्म करो। नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक पोज दे दो भाई, कभी आगे फेमस दे भाई दे।
दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे। अरे चलो है कितनी जेल में तेरे, देख लिया देखेंगे। अरे चोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, अनपढ़ पीएम हाय 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 हाय, अनपढ़ पीएम हाय 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 हाय, अनपढ़ पीएम हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए, इस्तीफा दो इस्तीफा दो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। जय जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, जय जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। वंदे नहीं चलेगी जोर से ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जनता दल पर अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। इस भाजपा की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इस भाजपा की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। ये जो ना बोला उस पे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ये जो ना बोला उस पे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। तू जोर जोर से ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इस पे बलूट की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इस पे बलूट की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। इस्लामी जांच की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इस्लामी जांच की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, इस्लामी जांच की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। जो ना बोला उस पे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जो ना बोला उस पे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। जोर जोर से ऊंचा बोल, छात्रों को शोषण करने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। लाठीचार्ज पर अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, पुलिस के दमन पर अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। पुलिस का लाठीचार्ज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पुलिस का लाठीचार्ज नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिन हवा न बसता हिलता है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मेरा नाम कृष गुसाई है और ये मेरा फ्रेंड जीवन चंद्रमुल है। तो आज हम दोनों यहाँ पे आए हैं देहरादून में और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है जो, तो इसमें हम लोग अपना समर्थन देने आ रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि भाई जो कल दिल्ली में जो भी हुआ था प्रोटेस्ट, जहाँ पे लाठीचार्ज हुई थी स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी लाठीचार्ज हुई है, तो हम लोग उसके ऊपर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं कि भाई क्यों मारा है, क्यों। हम लोग तो बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भाई क्यों तुमने लाठीचार्ज वगैरह करी है। और मेरा मेन मुद्दा ये भी है कि जो आने वाली जनरेशन है, तो मेरे आने वाली छोटी बहन है वो अब नीट की तैयारी करेगी। ये सिर्फ मेरी छोटी बहन के लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन जो भी मेरे भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं
जैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आगे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई सिस्टम बदले। हमारी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिस्टम वेल मैनर्ड में काम करे। नमस्कार, मेरा नाम नितिन बिष्ट है और मैं दून यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। और मैं यहाँ पर जो कल दिल्ली में जो ब्रुटैलिटी हुई है उसके विरोध में यहाँ पर आया हूँ। और देहरादून में हम यहाँ पे जब हमने परेड ग्राउंड से प्रोटेस्ट करा है, जब इन लोगों ने सोनम वांगचुक सर को उठा के ले गए थे, वी थॉट कि यार ये है इनफ, कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा गिर नहीं सकती सरकार। लेकिन कल जो उन्होंने करा, जो ब्रुटैलिटी उन्होंने दिखाई, दैट वाज भाई फार बियॉन्ड। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी एनीमोर भाई, दिस इज डिक्टेटरशिप एंड वी विल नॉट स्टे साइलेंट ऑन दिस। और जो घर वाले हैं, जो घर के लोग हैं, मैं भी अपने घर से लड़कर आया हूँ, आपको भी यही बोलना चाहता हूँ ना कि जो आपको परेशानी हो रही है, मैं जानता हूँ कि यार सड़क पे हर कोई नींव नहीं देना चाहता है, लेकिन भाई हमें अपनी फ्यूचर के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपके फ्यूचर के लिए, सड़कों पर आप ही को आना पड़ेगा। मैं भी अपने घर से लड़कर आई हूँ, आप भी आओ, ये फ्यूचर, ये स्टूडेंट हमारे। तो इसकी बहन नीट की तैयारी कर रही है और मेरे दोस्तों ने भी इससे पहले नीट की तैयारी करी थी, और वही पेपर लीक हुआ, उन्होंने भी नीट की तैयारी छोड़ दी। इधर हम इसीलिए यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट करने। और जो दिल्ली में हुआ है, जो दिल्ली में आपने तो कल देखा ही होगा, जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी वगैरह और उनको मारा, बहुत बुरा। और क्या बोलते सर, और बस यही है कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ भी। अब वो होगा, इस्तीफा तो देना ही देना है, अब चाहे कुछ भी कर लो। और इस्तीफा सिर्फ एक का नहीं चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब इस्तीफा चाहिए मोदी का, नितिन गडकरी का और धर्मेंद्र प्रधान का, तीनों का इस्तीफा चाहिए। भाइयों, आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकती है, डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकते हैं, हर चीज डिफरेंट हो सकती है कि आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी चीज को सपोर्ट करते हो, लेकिन आप एक जगह हमेशा सामान्य है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम। तो अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए तो आपको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। तो आइए, सड़कों पे आइए और मांगिए रिजाइन। Hello everyone, my name is Mayank and I am a student of this country. और मैं बहुत ही भारी मन से बोलना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम हो रहे हैं बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं। इस पे कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रही है कि हम पे ही लाठियां बरसा रही है, जबकि शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर लाठियां बरसाई गई, तो वो नहीं होना चाहिए था। इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ देहरादून में। हाय एवरीवन, तो कल हम 11:30 पहुंचे थे जंतर मंतर एंड वहाँ पे रैली निकल रही थी, मार्च निकल रहा था जंतर मंतर से संसद की तरफ। तो हुआ क्या कि कुछ बहुत सारी भीड़ थी, लाइक मुझे तो ऐसा लग रहा है हजारों में लाखों में लोग थे। और जब वो मार्च कर रहे थे, विद इन 30 मिनट्स में जो पुलिस ने टीयर गैस छोड़नी शुरू कर दिया, डंडों से मारा, अंधाधुंध। उन्होंने ना लड़का देखा ना लड़की देखी, यही दिन की बात। और उसके बाद अंदर हमें लगा कि बाहर ही हो रहा होगा ये, फिर हम अंदर ऐसे प्रोटेस्ट करने लगे। पीसफुल प्रोटेस्ट था, सब स्लोगन्स गा रहे थे, डिमांड रख रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की। उसके बाद 3:30 बजे एकदम से पुलिस ने जहाँ प्रोटेस्ट ग्राउंड था वहां पे जो टीयर गैस थी वो छोड़ने शुरू कर दिया, और एकदम से आए भागते हुए सब पे लाठीचार्ज कर दिया, सब पे। उन्होंने ना लड़का देखा ना लड़की देखी, और जो हंगर स्ट्राइक पे थे, नेहा बोरा और जो भी सब थे, उन्होंने जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठा के वो लेके चले गए। और अभिजीत के जितने भी लीडर्स थे सबको। और एक और चीज बताना चाहती हूँ, सोनम वांगचुक की जो वाइफ थी ना, लेजेंड उनके बाल पकड़ के वो उनको डिटेन करा, लेजेंड। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ में जो सुहाना थी, उनके पैर पे फ्रैक्चर था और एक अफसाना थी, उनके हाथ में लगी है, क्योंकि भगदड़ मच गई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, पुलिस टीयर गैस छोड़ रही थी। तो एक औरत थी, लाइक गिर गई थी नीचे ना, भगदड़ के बीच में भागते भागते गिर गई थी। उन पर लोग चढ़ रहे थे, एक तो पुलिस वाले तो भागने की ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो भी जो औरत है उसको भी निकाल ले, वो रेस्क्यू कर ले। लेकिन पुलिस ने क्या कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, अपनी जान बचाने, तो तुम यहाँ से निकलो, इनको छोड़ो, इनको मरने दो, कि तुम यहाँ पे जल्दी खाली करो। उसके बाद उस औरत के, मैं लेजेंड बता रही हूँ, ये घटना हुई है, उस औरत से कोई चढ़ा, मतलब 3-4 लोग, क्योंकि वो नीचे गिर गई थी, और पुलिस ने डंडा मारा, उनके जो रिब्स थे ना, रिब्स की जो बोन है वो लेजेंड क्रैक हुई है, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। और ये आंखों से देखा है उन्होंने सामने खड़े होकर। और ये एक डेथ थी जो हमने देखी, और एंड आई बेट वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने गई होंगी, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से मारा। फिर हमने वो ग्राउंड खाली करा, रोड पे गए, रोड पे हमें लगा रोड तो सेफ हो गई, भागते लाइक बहुत कुत्तों की तरह भागे होंगे। रोड पर भी उन्होंने टीयर बॉम्ब फेंके, फिर मारपीट,
मतलब ये बहुत लंबा रास्ता था और हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से हमें वो मेट्रो स्टेशन मिला। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पर भी पुलिस वाले आ गए थे, वहाँ पे भी भगदड़ मशीन हो गई। इट वाज लाइक हॉरिबल सीन, वेरी हॉरिबल, आई एम सो सिक ऑफ दिल्ली पुलिस एंड मैनेजमेंट। और उन्होंने बोला कि ये इलीगल है, यहाँ से हटाओ। अरे 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, आज संसद जाने से, और उन्होंने जैमर भी लगा दिए थे ताकि हम कुछ ना पोस्ट कर सके, ना लाइव जा सके, ना किसी से बात कर सके। मैंने वो जो वहाँ पर देखा, क्योंकि हम सब लोकतांत्रिक देश में है, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्वक। हम सब छात्र हैं, कोई हमारे पास हथियार वगैरह कुछ नहीं होते। हम शांतिपूर्वक वहाँ भी प्रदर्शन कर रहे थे और हमेशा शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करते हैं। हमारे घर वाले वहाँ पर भेजते हैं, हम एज ए स्टूडेंट है, हम हमारी एज भी ज्यादा नहीं है। वहाँ भी जो बच्चे थे उनकी भी ज्यादा एज नहीं थी। मैं पुलिस वाले साथी हमारे जो ये सुन रहे होंगे, मैं डायरेक्ट इन्हीं की बात कहता हूँ। चलो माना कि प्रधानमंत्री ने तुम्हें आदेश दिया है कि जंतर मंतर खाली करवाओ, चाहे जैसे भी करवाओ, चाहे उन पर लाठी डंडे जो भी बरसाओ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने आदेश दिया होगा क्योंकि उनकी जो है मानवता वो मर चुकी है। लेकिन मैं इन पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, क्या इनकी भी मानवता मर चुकी है? वहां जो थे इनके मैं जो कहना चाहता हूँ, इनके सब जो इनके लड़के होंगे, इनके जो घर में बच्चे होंगे, सब उन्हीं के उम्र के थे। मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 20 साल की, वहाँ 15 साल के, 20 साल के, 23 साल के ऐसे स्टूडेंट थे। मैं कहना चाहता हूँ क्या इनकी भी मानवता मर चुकी है जो उन्हीं के आदेश पर उन्होंने इतने डंडे बरसाए कि किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, पैर फ्रैक्चर हुआ। चलो माना इनको आदेश दिया गया था, लेकिन ये ऐसा भी तो कर सकते थे, एज अ फॉर्मेलिटी डंडे मार सकते हैं कि ताकि स्टूडेंट को चोट ना लगे, ऐसा भी तो कर सकते थे, पर लेकिन इन्होंने नहीं किया। वहां भी जिसने भी देखा, जितना वहां सर फटा, मैं कहना चाहूंगा कि ये पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि ये छात्र जो कि आगे ना बढ़े, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे, ये सोचते हैं कि जो गरीब का बच्चा है वो पढ़े ना। हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हमें बड़ा पैसा करके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं ये भी इनकी पुलिस वाले ये पढ़े लिखे एजुकेट है, तभी तो इनकी जॉब लगी। लेकिन इनके तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बच्चों के पास ये भी इतने अमीर नहीं है साथियों, ये भी हम जैसे ही गरीब है, लेकिन ये खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। क्या इन पुलिस वाले के भी बच्चे जो अगर कल को नीट का पेपर देगा उनका भी पेपर लीक हो, ये भी पुलिस वाले यही चाहते हैं कि उनका बच्चा भी ना पढ़े। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने जिस प्रकार वहां पर किया है, आंसू गैस के गोले मेरे सामने देखो, मैं काफी बार SFI की तरफ से आंदोलन में जाता रहा हूँ दिल्ली, वहां मैंने पहली बार देखा है कि आंसू गैस के गोले, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे लगा ऐसे ये जैसे मूवी में देखता हूँ कि ऐसे धुआं हो जाएगा और मतलब ऐसे ही बस इतना, लेकिन जो मेरी आंखों में वो आया है ना धुआं, उसके बाद मैं वहीं बैठ कर रोया हूँ। साथियों मैं पानी देख रहा था कि पानी मिले आंखों में, मतलब इस तरीके की मैं कह नहीं सकता, आंखों में इस तरीके से आंसू चल रहे थे। लड़कियां थी, चलो हम तो लड़के थोड़ा बहुत सह लेते हैं, पर जो लड़कियां थी ना साथियों, वो सच में वहां पे बैठ के रो रही थी। जिस तरीके से उनकी आंखों में वो गया ना, वो हमें पता है। क्या ये मतलब गाड़ी ऐसे भीड़ में खड़ी थी, जैसे बॉर्डर पे गोले नहीं दागते, ऐसे दाग रही थी, चाहे वो किसी के सर पे गिरे, चाहे वो किसी के कुछ गए। आप रील में भी देख रहे होंगे कितने साथियों के वो पास में आके फटे हैं, उससे बहुत इंजरी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार की तो मानवता मर चुकी है, आप अपनी मानवता तो ना मारे। ये जो एग्जाम लीक्स है ये बहुत पहले से हो रहा है, दिस इज नॉट न्यू, एंड मेन प्रॉब्लम अभी है कि जो बीजेपी की भक्ति कर रहे हैं ना लोग, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि आप एक चीज समझो, कांग्रेस के टाइम पे भी होती थी चीजें, बट अकाउंटेबिलिटी होती थी। अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सारा मीडिया बिका हुआ है इनका। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी जो लोग चैनल्स बना के डालते हैं इनके अगेंस्ट कि भाई ये इतना करप्शन कर रहे हैं, ऐसे पेपर लीक कर रहे हैं, उनके भी इंस्टाग्राम पेजेस ये बैन कर देते हैं। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिनके बाप दादाओं की नौकरी लगी ना कांग्रेस के टाइम पे, उनके बेटे अब पेंशन खा के ना मोदी कर रहे हैं। भाई एक बात समझो, चोरी कांग्रेस के टाइम पे भी होती थी, बट स्टिल देयर वाज सम अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, लोग आते थे ना, नेता आते थे उनसे बात करने, ये आ रहे भयंकर, कोई कम से कम 2 लाख लोग थे वहां पे कल। और पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर इन्होंने पैरामिलिट्री की एक गाड़ी खड़ी करी हुई, उसपे AK-47 तानी हुई। अबे टेररिस्ट है क्या हम? भाई स्टूडेंट टेररिस्ट है क्या? पार्लियामेंट हाउस के अंदर जहाँ पे जंतर मंतर से वो मार्च कर रहे हैं, तुमने वहां पे एक वैन खड़ी करी हुई है और वहां पे वो ऑटोमेटिक वेपन तान के खड़ा हुआ है।
बंदे वहां पे फोर्सेस के, टेररिस्ट है स्टूडेंट। करप्शन इतना ज्यादा है, देहरादून के हाल देख लो आप। करप्शन आप ये समझो, इंडिया का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है ना, अराउंड $500 बिलियन है USD, और हमारी लेबर दुनिया की सबसे सस्ती लेबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप हाल देख लो, रोड आज बनती है कल टूट जाती है, पुल इनके सारे टूटे हुए हैं। भाई स्टूडेंट की कोई लाइफ नहीं बची है इंडिया में, तभी बाहर भाग रहे हैं लोग। क्यों जा रहे हैं? आपका दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब डंकी मार मार के जा रहे हैं लोग, जमीनें बेच बेच के अपनी। कुछ नहीं बचा है। ये बस एक होप है, अगर इस टाइम इसको भी सप्रेस कर दिया गया ना तो कुछ नहीं होगा, एक स्टार्टिंग है। गाड़ियों की हालत देख लो आप, कोई एथेनॉल मिला दे रहा है, तो भाई नहीं चाहिए हमें एथेनॉल यार गाड़ियों में। एवरेज आ नहीं रहा बाइक होगा भाई, दिस इज नॉट डन। नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू देखा मैंने, बोल रहा बंदा कि तुम्हें प्योर पेट्रोल भी मिल रहा है XP 100, 170 रुपए का डलवा लो। अबे तेरा प्योर डलवाएगा 170 रुपए का भाई? पहले 60 रुपए में वहां पे बैंकर लोग आगे रोडों पे प्रदर्शन कर ले। बहुत बुरा हाल है भाई एजुकेशन सिस्टम का। सारे क्रिमिनल्स बैठे हुए पार्लियामेंट में, और मेन रीजन ये है जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं ना बीजेपी को। आप लोग ये समझो, आपकी अगर इकोनॉमिक हालत आज के टाइम पे अच्छी है, इट इज ओनली बिकॉज कि जो पहले की गवर्नमेंट्स थी उनके टाइम पे जॉब्स लग रही थी। तुम्हारी कोई जॉब नहीं लग रही, बैंकर पेंशन खा रहे हो, मोदी मोदी कर रहे हो। अभी भी बैंकर वो कुछ, मैंने काफी लोगों के इंस्टाग्राम देखा, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। भाई वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ गवार क्रिमिनल लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में इस टाइम पे। एक रवि किशन है, वो वहां लॉकअप पे बैठ के बोल रहा है मेरे को नेशनल ड्यूटी का बुला रहे हैं। अबे चप्पलों से मारेंगे तुम, एक दिन वो आएगा याद रखना तुम। रवि किशन जैसे को ना मैं चप्पलों से मारूंगा, चाहे मेरे को जेल हो जाए, मजाक से हटके। ऐसे लोग अगर ग्राउंड पे आए ना एक दिन, इतने गवार अनपढ़, मोदी जी क्या पंजाब में जाके कह रहे हैं कि वे हो चढ़दी कलाचे हो। भैया 4 गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तुम्हारा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। इतना इस लेवल पे घपले कर रहे हैं ना, जिस दिन सामने आएगा ना इनको लोग ये जूतों से मारेंगे। जीरो अकाउंटेबिलिटी है, किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। एग्जाम लीक है तो लोगों को, लोग अब अवेयर हो रहे हैं, जो लोग थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स को जानते हैं ना, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। एयरमैन उत्तराखंड स्टेट पूरा आर्मी से चलता था, ये क्या लेके आया अग्निवीर? 4 साल में फौजी बनता है, पूरी उम्र लगती है सीखने में, 17-18 साल। तो भाई दिस इज हाई टाइम कि आप जो यूथ है वो, पहले तो मैं सभी को जय भीम कहना चाहूंगा। जय भीम सभी को। मैं कहना चाहूंगा कि कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सरकार के लिए भी, कि हमें अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर जमा होना पड़ रहा है। और मैं उन लोगों पे प्राउड करता हूँ जो यहाँ पर है आज, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है। जो अनपढ़ है वो घर पर बैठे हैं। और कल जो दिल्ली में वो आपने देख ही लिया, और ये भी देख ही सकते हैं, वहाँ की प्रशासन पूरा जो भी है सब मोदी ने वहां पर उन्होंने समझा दिया सब कुछ, अमित शाह सबने। ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ स्टूडेंट के साथ। मैं कहना चाहूंगा शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित रहो, साथ मिलकर। कल सबको आना है, कल सबको 11 बजे यहाँ पर आना है, और बड़ी से बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे। मैं आप सभी को यहाँ पर कल के लिए कॉल करता हूँ। जैसे आज हम संगठित हुए, वैसे हमें कल भी आना पड़ेगा और पढ़ते रहो। और आपने जो दिल्ली में जो हुआ तो आपने खैर देख लिया। मेरी बेटी एक आज जंतर मंतर पे बैठी है, दूसरी बेटी यहाँ आपके साथ प्रोटेस्ट में खड़ी हुई है। मैं खुद जब हम राज्य आंदोलन चल रहा था उस समय हम भी आप ही की तरह निकलते थे, घर से छुप के, घर से बता के, कई बार घर में डांट भी पड़ती थी। तब मैंने उस दर्द को महसूस किया कि जब माँ बाप अपने बच्चों को सही काम करने से रोकते हैं, डर है उनका, मैं मानती हूँ, उस समय मेरे माँ बाप भी डरते थे। लेकिन आज जब मैं खुद माँ हूँ तब मुझे समझ में आया कि एक माँ की क्या जिम्मेदारी होती है। एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सही नागरिक बनाना। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की माता और पिता दोनों को मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ आने के लिए चाहे परमिशन दी या नहीं दी, लेकिन उन्होंने आपको एक अच्छा नागरिक बनाया, एक ऐसा नागरिक जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। इसके लिए आपके माँ बाप को मैं सैल्यूट करती हूँ। तो मैं जो जंतर मंतर पे जो कल युवाओं की बातों का दमन किया गया, जो न्यायपूर्ण उनकी बातें थी, उनका किस तरीके से दमन किया गया, यही मैं पूरा लाइव देखती रही। और जितने आंसू और अपने अंदर की भावनाएं हैं उनको ही लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि आज परेड ग्राउंड में हम एकत्रित होते हैं
तो कल के लिए जो 11 बजे का कॉल है, मैं सभी मातृशक्ति से, चाहे वो हमारे पुलिस परिवार हो, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, अपने जो हमारे युवा शक्ति है उसको सपोर्ट करने के लिए आए। और हम सभी जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उसका प्रयोग हमने शांतिपूर्ण, संयमित और अनुशासित ढंग से किया, जो जंतर मंतर पे किया, लेकिन उसका हमें किस तरह से परिणाम भुगतना पड़ा। इस चोट को, इस क्षति को देखते हुए आप सभी मातृशक्ति यहाँ पे इकट्ठा हो कल 11 बजे, और जो युवाओं की आवाज है, शिक्षा, न्याय और जो हमारे रोजगार की मांगे हैं, जो एक लोकतंत्र की शक्ति की आवाज है, तो हम आइए सभी अपनी दृढ़ता से संकल्प रखें, अपनी मांगे रखें, और लेकिन सबसे जरूरी है कि कानून का सम्मान करते हुए ये जरूरी है कि हम किसी भी हिंसा और किसी के बहकावे में न आए, उकसावे में न आए। तो युवाओं का सम्मान, मैं यही कहूंगी, युवा शक्ति, युवा का सम्मान तभी होगा जब हम संवाद के सहारे उनका समाधान करेंगे, संवाद के सहारे उनका समाधान करेंगे। शिक्षा, रोजगार और न्याय हम सभी का अधिकार है। जय हिंद। सबका कहना है कि वहाँ इतनी मिलिट्री थी, इतनी पुलिस थी, इतने लोग वहाँ खड़े हुए थे, गन्स थी, बुलेट्स थी इन लोगों के पास इतनी ज्यादा, ये कौन से स्टूडेंट पे गोली चलाने वाले थे, पहली चीज तो। और दूसरी चीज ये, अगर ये तुमने सिक्योरिटी नीट के पेपर में दी होती या उस हर जगह पे दी होती जहाँ हम स्टूडेंट्स धक्के खा रहे हैं, आप लोगों के पास ढंग की लाइनें बनाने का भी हिसाब नहीं है। आप करवाओगे हिंदुस्तान में पेपर, आपका एक बच्चा हिंदुस्तान में पढ़ नहीं रहा है, आपको नहीं पता हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चल रहा है। योगी जी बोल रहे हैं हमने क्या बना दिया है यूपी को, नालियां नहीं है वहाँ पे, सड़कों पे कीचड़ आ रहा है, हाईवे है वहाँ के, ये दिल्ली देहरादून हाईवे की बात कर रहे हैं ये कि हमने क्या बना दिया। मोदी जी ने तो पैदल चल के 2.5 घंटे में पार कर दिया वो हाईवे, उस हाईवे को आज तक ओपन नहीं करा इन लोगों ने। ठीक है, ये परिस्थितियां चल रही हैं वहाँ की। और कल इन लोगों ने बच्चों को इस तरह मारा, क्या हम टेररिस्ट है? क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें हक नहीं अपनी आवाज उठाने का या अपने पेपर के लीक के अगेंस्ट खड़े होने का? वो जो बच्चे मरे हैं उनके माँ बाप आज सवाल पूछे, किससे पूछे? सरकार तो छुप के बैठ गई है, पार्लियामेंट छोड़ के भाग रही है, और उन बच्चों पे किस लिए हाथ उठाया जा रहा है? क्योंकि वो अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। हम हक के लिए खड़े होंगे, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि हम खड़े होंगे। हम आज नहीं, हम हजारों दिन तक सड़कों पे उतरेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।